Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss in this video about ionization energy and periodic trend of ionization energy. यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड मीन पीरियड और ग्रुप में जो आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में लाजमी पूछ लिया जाता है, तो आपने जो है वो केयरफुली इस वीडियो को वॉच करना है, ठीक है, देखना है, आपने ध्यान से आपने सुनना है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि ये क्या होती है और इसका पीरियोडिक ट्रेंड जो है आयनाइजेशन एनर्जी का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और मॉलिक्यूल, यानी किसी भी गैसियस एटम और मॉलिक्यूल से जो है हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? If there is only one electron in the valence shell which has to be removed, then energy required to remove this one electron is known as first ionization energy। यानी कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है और आपने उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की मिकदार, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके अलावा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या है? इफ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल व्हिच हैज टू बी रिमूव्ड, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस सेकंड इलेक्ट्रॉन is known as second ionization energy. As there may be more than one electron present in the valence shell, these electrons can be removed one by providing more and more energy. यानी कि अगर आप देखते हैं कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी की आपको जरूरत होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि ये पॉसिबल है कि किसी भी एलिमेंट के जो हैं वो वैलेंस शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह जो है अगर आप सेकंड को रिमूव करें, आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, एंड सो ऑन। और हर बार जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज ही होती है, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा होगी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आप जो है वो मेरे वीडियो देखे, सेपरेट वीडियो मैंने इस पे अपलोड की थी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्यों हाई होती है। आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी जो है वो वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक वो जो है उस वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये रीजन जानने के लिए कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से और थर्ड जो है वो सेकंड से क्यों ज्यादा होती है, लाजमी वो वीडियो देखिएगा। तो पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है, कम होती है। यानी पीरियड में एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो पीरियोडिक ट्रेंड इन अ पीरियड, अभी हमने देखा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है, जिसकी रीजंस क्या है? एटॉमिक रेडियस उसका डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट रीजन उसका ये है कि उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है एटॉमिक रेडियस के कम होने की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की मिकदार चाहिए होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। यही वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज करती है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है, कैसे डिक्रीज करता है, ये एटॉमिक रेडियस है क्या, कैसे ये आयनाइजेशन एनर्जी को क्यों इफेक्ट कर रहा है, अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किया, आप वो लाजमी देखिएगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो लिथियम आप देख लें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हम देखते हैं लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 520 किलो जूल पर मोल है। अब बेरिलियम की एनर्जी अगर हम देखें तो वो 899 किलो जूल पर मोल है, यानी ये लिथियम से क्या है, ज्यादा है। अगर हम ब्रोन के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसकी 800 किलो जूल पर मोल है। कार्बन के बारे में बताएं तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी 1086 किलो जूल पर मोल है। अगर आप ये देखें 520 से स्टार्ट होके
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में एनर्जी जो है आपकी 1086 पे एंड हो रही है, यानी कि वही बात की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अगर आप यहाँ पे गौर करें जरा, लिथियम की 520 थी, बेरिलियम की 899, इससे ज्यादा हुई। ब्रोन की जो है वो लिथियम बेरिलियम से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है, मगर यहाँ पे ये जो है वो 899 से 800 पे आ गई है। इसकी रीजन जो है इसके पीछे वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आप देखें इस पूरे में जो है वो आपको शेल तो चेंज होता नजर नहीं आएगा। शेल जो है वो सबका सेकंड शेल में ही सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करे, यानी इनका बैलेंस शेल कौन सा है वो सेकंड ही है। बट इनके अंदर जो है बेरिलियम के बाद यहाँ बोरोन में एक सब शेल का इजाफा हो जाता है, ठीक है। और कार्बन के केस में कोई भी सब शेल फिर ऐड नहीं होता। बेरिलियम के केस में, ठीक है, आपके पास सब शेल नहीं है, यहाँ पे जाके बोरोन के केस में आपके पास एक सब शेल इंक्रीज हो जाता है। 2p1 जो है वो आपके पास यहाँ पे 2p आपके पास सब शेल आ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर 2p1 मैंने इसलिए बोला कि 5th 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको इसमें जैसे 1s2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 5th 1 बचता है वो 2p1 यानी 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। इसी तरह इसका 2p2 है, यानी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन एंड पे बचते हैं वो 2p ऑर्बिटल में चले जाते हैं, इसलिए वो 2p2 हो जाता है। यानी कि सारी कहानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के, यहाँ पे एक सब शेल की एडिशन की वजह से एनर्जी जो है वो आपकी 899 से 800 पे चली गई है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 520 से जो है वो आपकी एनर्जी 1086 तक जा रही है। यानी कि ओवरऑल अगर हम कोई पीरियड की बात करते हैं तो यही हम कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी रीजन ये है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो अगर आपको नहीं पता कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कैसे जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस की वजह से इफेक्ट हुई है, कैसे एटॉमिक रेडियस कम होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज की है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे वो भी कैसे ज्यादा हुई है, और दूसरी जो है एक और इम्पोर्टेंट बात के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से यहाँ बेरिलियम और ब्रोन की आयनाइजेशन एनर्जीज में जो स्लाइटली चेंज आया है वो क्यों आया है। तो इसके बारे में ये वीडियो मैंने सेपरेट जो है वो अपलोड की हुई है, एटॉमिक रेडियस के बारे में भी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। तो आप जो है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का और एटॉमिक रेडियस का नहीं पता तो वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का इन अ ग्रुप। रीजंस देखें, हमने कहा था कि इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है, जिसकी वजह यह है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर जाता है, और थर्ड पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज कर जाती है। उसकी वजह यह है कि एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो गया, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस थी इन दोनों के इंक्रीज करने यानी एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी। जब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम है तो हमें कम एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, हमें कम एनर्जी की जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए। यही वजह है कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट्स की डिक्रीज करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि लिथियम, हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है। लिथियम की जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल है, और पोटेशियम की 419 किलो जूल पर मोल है। यानी ये 520 से जो है ये 419 किलो जूल पर मोल, ये आप देख रहे हैं कि कैसे टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक शेयर टू अदर्स। होपफुली आपको जो है वो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इसके बारे में भी जो है वो समझ भी इस वीडियो की आई होगी कि कैसे आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है और ग्रुप में डिक्रीज करती है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में राइट करके जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।